जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? चैप्टर 1 हमने कल स्टार्ट किया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने कंप्लीट किया था। उसमें एक या दो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, ऐसा ही है। वो कंसेप्ट कौन से थे? वो कंसेप्ट थे, एक तो मटीरियलिटी का कंसेप्ट था, और एक गालबन आपने अगर नोट्स पढ़े हैं तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की एक टर्म यूज़ हुई होगी जो कि आपको उसके साथ फेमिलियर नहीं होंगे, और एक तीसरी और छोटी सी टर्म यूज़ हुई होगी उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, इंटरनल कंट्रोल की। वो कुछ हमने डिस्कस की थी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको क्लियर होगी गुड, नहीं तो उसको भी आज हम रिपीट करेंगे। आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन एन ऑडिट, कि एक ऑडिट एंगेजमेंट में, ऑडिट एक्टिविटी में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये तो हमने बल्कि कल पढ़ लिया, ऐसा ही है। कल क्या पढ़ा था हमने? कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ऑडिट में? 3 पार्ट। ठीक है, आज हम ये स्टडी करेंगे कि वो जो 3 पार्टीज ऑडिट में इन्वॉल्व होती हैं, कल हमने पढ़ी थी, भूल गया वो कौन कौन सी पार्टीज थी? एक था शेयर होल्डर्स, एक था मैनेजमेंट, एक था ऑडिटर। आज हमने ये स्टडी करना है कि ऑडिट में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ऑडिट में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। जैसे एक टीचिंग एक एक्टिविटी है, तो उसमें कोई एक पार्टी थोड़ा ही है, ठीक, उसमें एक पार्टी टीचर इन्वॉल्व है, एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है, और फिर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और फिर आईकैप भी इन्वॉल्व है। हर एक की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, फीस पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो आपके घर वालों की, उन्होंने अपने जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। पढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? तैयारी करवाना उस्ताद की जिम्मेदारी, और पढ़ना, मेहनत करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी, और चेक करना कि स्टूडेंट ने रिक्वायर्ड नॉलेज हासिल कर लिया कि नहीं कर लिया, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आईकैप की। आईकैप चेक करता है, टेस्ट करता है। तो हर एक्टिविटी में कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होती है और उनकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमने आज क्या स्टडी करना है आज के लेक्चर में, कि एक ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर कितनी पार्टीज हैं जो हमें पहले से पता है, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमने आज स्टडी करना है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करता रहूंगा कि हमने जो तैयारी करनी है उसमें हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। देखिए, टीचिंग जो है ना, वो जैसे आपको पता है वक्त गुजरने के साथ हर प्रोफेशन में चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो हमारा टीचिंग प्रोफेशन भी वैसा नहीं है जैसा कि आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था। खास तौर पे कोरोना के बाद का जो टीचिंग प्रोफेशन है वो और कोरोना से पहले वाले में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो पहले ये समझा जाता था कि उस्ताद ने आके पढ़ा दिया और उसके बाद स्टूडेंट्स के पास नोट्स या किताब हैं, बस ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं, नोट्स हों और टीचर का लेक्चर काफ़ी है। नो डाउट आज भी ये 2 चीज़ें सब्सटेंशियल पोर्शन होता है हमारे रिसोर्सेज का, सबसे अहम यही 2 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत से रिसोर्सेज अब हम ऐड करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से, क्योंकि एआई इंट्रोड्यूस होने की वजह से, कि हम इस प्रोसेस को जो पहले थोड़ा सा बोरिंग समझा जाता था, ठीक है, उसको किस तरीके से इंटरेक्टिव किया जा सकता है, स्टूडेंट को कैसे इंगेज किया जा सकता है। स्टूडेंट की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें याद करते हैं बार बार भूल जाती हैं, वो कैसे, जैसे एक चैप्टर के बस 20 क्वेश्चन तो कर लिए, अब एंड में सर 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे दे जिसमें वो सारे 20 क्वेश्चन के कंसेप्ट जो हैं वो समराइज हो जाए। वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए हम कुछ एड ऑन रिसोर्सेज में करते रहते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलता जाएगा वैसे वैसे आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा, 1 बाय 1। सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में इंट्रोड्यूस नहीं करवानी। तो आज 1-2 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए कि क्या अभी आप तक YouTube के ऊपर लेक्चर अपलोड हो रहे हैं? हमारे कल वाला लेक्चर अपलोड, ओके, शाबाश। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए, क्या आप लोग व्हाट्सएप में इनरोल्ड हो चुके हैं? व्हाट्सएप में इनरोल नहीं हुए अभी? आपको ईमेल के जरिए लिंक आया होगा, आपने आज जाते हुए मैनेजमेंट से पूछना है कि क्या आपने हमें ईमेल भेज दी है। अगर ईमेल भेज दी है तो उसमें गालबन कोई लिंक या जो भी प्रोसेस होगा व्हाट्सएप में ऐड होने का, वो आपने उसमें ऐड हो जाना है, ताकि आपके साथ जो कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है टीचर की और स्टूडेंट की, वो शेयर हो। अभी हमें कोई मैसेज आप तक पहुंचाना होता है, हमने वाया मैनेजमेंट पहुंचाना होता है। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे तो फिर मैनेजमेंट साइड पे हो जाएगी, टीचर और स्टूडेंट उनकी आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ एक इंश्योर कर लीजिएगा। अच्छा, नोट्स आपको मिल गए, 2 चीज़ें मिल गई आपको, एक लेक्चर और दूसरा नोट्स, ऐसा ही है? ओके, लेक्चर आपने देख लिया, कितने स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर देखा? शाबाश। कितने स्टूडेंट्स के पास नोट्स है और उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 उस नोट्स में से पढ़ा?
शाबाश, अभी नोट्स नहीं आपके पास, चले कोई बात, अब अभी मिले हैं। चले आज फिर आपने क्या करना है, कल का लेक्चर भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 भी पढ़ना है और 2 भी पढ़ना है। अभी चीजें थोड़ा स्लो, बहुत ज्यादा फास्ट वे में नहीं चल रही, आप आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कल ग्रुप में मैंने एक रिसोर्स शेयर किया था, वो एक छोटा सा क्विज है, ठीक है। वो क्विज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसका मकसद क्या है, ये तकरीबन हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करें, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, बाज़ मसरूफियत की वजह से कोई एक आध दिन हफ्ते में हो सकता है मिस भी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि वो डेली बेस पे आपके साथ। वो आइडिया क्या है ये सुन लीजिए। आपको पता है हमारे एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन, केस स्टडी, ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज की तैयारी भी साथ साथ करवानी है। तो वो क्विज है बेसिकली आपसे जो कुछ आपने कल के लेक्चर में पढ़ा है, आपका छोटा सा टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी थी, जो कंसेप्ट अहम है, वो आपने पिक कर लिए कि नहीं। क्योंकि देखिए आपको पता है 1.5 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे का जो लेक्चर होता है ना, इसमें सारी डिस्कशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं होती। कोई 10-15 मिनट, 20 मिनट की डिस्कशन एग्जाम पॉइंट यानी वो नए कंसेप्ट होते हैं, बाकी की डिस्कशन अमूमी तौर पे उन्हीं कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, एक्सप्लेनेशन के लिए होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेक्चर दिया, उसके बाद देखा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें अहम थी, उनको नोट किया और फिर उसका क्विज बना के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया कि भैया ऐसा है कि बाकी सारी चीजें भी भूल जाओ, कोई मसला नहीं है भाई, ये कंसेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपने पिक कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो समझिए लेक्चर का हक अदा कर दिया। कोई छोटा सा क्विज होगा, वो आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपके साथ अभी क्लास में शेयर कर रहा हूँ, उसका नाम हमने यूं ही बस वैसे ही, क्योंकि वो बेसिकली उस स्टाइल पे, वो जैसे होता है ना प्रोग्राम, क्या कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल, उस स्टाइल में हमने इस ऐप को डेवलप किया है। तो लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी और आपके एलएमएस पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। हर लेक्चर को जब आपने देख लेना है, खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेक्चर को देख लिया, उसके बाद आपने नोट्स में से पढ़ लिया उसको, फिर आपने अपने आप को वैल्यूएशन करना है। ये आपकी सेल्फ वैल्यूएशन के लिए, उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा, वो आपके अपने लिए है। करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन कर लें तो अच्छा है। 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपका पूरा लेक्चर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये लिंक होगा, लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोई इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। स्टाइल बाजू का चेंज हो सकता है, वो चूंकि मैं भी इसको सीख रहा हूँ ऐप डेवलपमेंट, तो कभी डिजाइन मेरा कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले में ये क्वेश्चन है, इसमें ये ऑप्शन है, आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मुझे बताइए, कल हमने स्टडी किया था अंडर कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, डायरेक्टर्स आर प्राइमरीली एक्सपेक्टेड टू, स्टीवर्डशिप में डायरेक्टर्स से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैनेज शेयर होल्डर रिसोर्सेज, या मैक्सिमाइज ओन रिवार्ड, या ट्रांसफर ऑल बिजनेस रिस्क टू शेयर होल्डर, या अवॉइड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है, शाबाश। तो ये ऑप्शन ए किया, नीचे हमने आंसर को लॉक किया और ये थोड़ी देर बताएगा हमें कि हमारा आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है हमने। सेकंड क्वेश्चन आ गया, फिर हमने इसको सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू कैरी द हाईएस्ट अप्रोक्सीमेट वेट इन ऑडिट पेपर। कौन से वाले क्वेश्चन, केस स्टडी, रिप्रोडक्शन, एमसीक्यू, कौन से वाले, केस स्टडी, शाबाश। इसको क्लिक किया, उसने पूछा भैया लॉक कर दें आंसर, हमने कहा कर दो बिल्कुल। उसने कहा अच्छा, ये उसने बता दिया हमारा क्वेश्चन करेक्ट, ग्रीन हो गया था, आंसर करेक्ट हो गया। उसने हमें फीडबैक दे दिया, यू आंसर्ड करेक्टली। अब हमारे स्कोर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़, ये वैसे गेमिफिकेशन, इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन, कि छोटी मोटी गेम्स के जरिए से इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए बच्चे का और हम उसको सीखते भी रहे। आगे चले भाई, इसमें हमें कंफ्यूजन है, हमने क्या किया, हमने कहा 50-50 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, चले जी, इसमें से फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, क्लिक किया, फीडबैक, वो कहते हैं नहीं भैया ये आपने गलत बता दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हमने कहा अच्छा भैया ये क्वेश्चन नहीं आता, स्किप कर दें। अगला क्वेश्चन आया, हमें हिंट चाहिए, हिंट को यूज कर ले, वगैरह वगैरह, ये आगे चलते जाएंगे। भी थीम समझ गए आप, ठीक है। ये अच्छा, इसके 2 मकसद हैं, हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई मकसद, ऐसा नहीं कि बिला वजह हर चीजें आपके साथ शेयर कर दें। एक आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवानी,
और दूसरा आपका रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन तैयार करवाना। एक चीज आप नोट कीजिए, इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना वो बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, यानी वो ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्शन स्टाइल के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें आपकी मेमोरी टेस्ट होगा। केस स्टडी के लिए ये नहीं है, क्योंकि केस स्टडी के लिए थोड़ा बड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो इस ऐप के जरिए से जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कौन से वाले कंसेप्ट को तैयार करवाएंगे, कौन से वाले क्वेश्चन को तैयार करवाएंगे, रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन को। एमसीक्यू सॉरी, केस स्टडी के लिए अलग रिसोर्स है, वो भी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने कोशिश करनी है डेली बेसिस के ऊपर जब कभी लेक्चर लें, स्टेप नंबर 1 लेक्चर लेना है, स्टेप नंबर 2 नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या, ये तो 2 लाजमी है ना, ये तो हर स्टूडेंट ने करना। स्टेप नंबर 3 हाईली रिकमेंडेड, क्या करना है आपने, क्विज को अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये है हमारा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए, ये आपको घर में दे दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे भैया हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है, कहीं पे अगर आपका गलत हो भी जाता है हिंट या एक्सप्लेनेशन हमने साथ दी होती है, समझ आ जाए अच्छी बात है, वरना आपने नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। इसका हर क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल जरूरत भी नहीं होगी, ये जैसे आप आगे चलेंगे ना आपको पता चल जाएगा। अब आगे हमारे केस स्टडी, इसकी भी तो तैयारी करनी है, तो आज ही से तैयारी शुरू करें कि हफ्ता 10 दिन के बाद से शुरू करें, आज शाबाश बेहतरीन, ये अप्रोच चाहिए। उसके लिए हमारे एक दूसरी ऐप है जिसे हम कहते हैं मेंटीमीटर या मेंटी, ठीक है। ये किस तरीके से काम करती है, इसमें हमने, आपने शायद इससे पहले अगर कोई सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा, वरना मैं आपको गाइड कर देता हूं। इसमें हम जो कल के लेक्चर में आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े ये क्लास में होगी, वो जो कौन बनेगा करोड़पति वाली स्टेप वो कौन सी होगी, वो आपके घर में आपने करनी। और ये वाली एक्टिविटी क्या होगी, क्लास में, क्लास के स्टार्ट में। इसका मकसद क्या है, मकसद सुन ले इस एक्टिविटी, मेंटी वाली एक्टिविटी का मकसद क्या है, आपको क्लास में केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवाना, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवाना। लेकिन अगेन देखिए मैंने बताया हर रिसोर्स का एक मकसद होता है, ठीक है। ये आपको केस स्टडी को एनालाइज करना और करेक्ट डिसीजन करना सिखाएगी ये ऐप क्या सिखाएगी आपको, केस स्टडी का एनालिसिस करना और करेक्ट डिसीजन करना। उसकी ड्राफ्टिंग ये नहीं सिखाएगी। ड्राफ्टिंग समझते हैं क्या होता है, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, केस स्टडी को लिखना, ये आपको लिखना। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है ना, मोबाइल पे आपने अटेम्प्ट किया, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, उसमें लिखना थोड़ी है, एग्जाम में तो लिखना होता है। तो ये आपको क्या करेगी, केस स्टडी की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उस सही डिसीजन पे पहुंचना सिखाएगी। लेकिन डिसीजन लिखना नहीं, आपने सिर्फ चूज करना है। लिखना अगला स्टेप, वो थोड़ा एडवांस है ना, वो 8-10 लेक्चर के बाद हम शेयर करेंगे आपके साथ कि आपने केस स्टडी को लिखना कैसे या ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। डन जी। तो थोड़ा सा ये सिर्फ मैं आपके साथ समझे फेमिलियर करवा रहा हूं आपको इन रिसोर्सेज के साथ। तो आप में से अगर किसी के पास स्मार्टफोन है, चंद एक स्टूडेंट है क्लास में, लेकिन अगर है तो फिर आप उसको निकालिए और आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपने बताया है, अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। आप एक साइट पे जाइए जिसे कहते हैं menti.com, ठीक है, menti.com, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पास कीजिए ताकि मैं बच्चों को उस साइट पे पहुंचा दूं। चलिए जाइए, मेंटी है किसी के पास स्मार्टफोन इस वक्त क्लास में, ओके। अब एक्सप्लोरर पे जाइए अपने, वो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उस पर टाइप कीजिए menti.com, MENTI, menti.com। ये वैसे स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन menti.com पे जाइए, वहां पे आपके सामने एक बॉक्स आ रहा होगा, उस पे आपने ये कोड डिस्प्ले करना है। ये कोड डेली बेसिस पे चेंज होता है। आज तौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कोड हर क्विज का अलग होगा और ये कोड सिर्फ उसी वक्त चलेगा जब ये लाइव क्विज हो रहा है। यानी अगर आप ये लेक्चर, इस वक्त टाइम क्या हुआ है क्लास में, तकरीबन 9:30 का टाइम है, हाँ जी। अगर कोई स्टूडेंट 2, 3, 4 बजे जब ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, वहां पे menti.com टाइप करके ये एंटर करेगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि ये क्विज कब वर्क करता है, सिर्फ लाइव, जब ये लाइव चल रहा होगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे जो बाद में इसको देखेंगे वो सिर्फ यूट्यूब इस लेक्चर को व्यू कर लेंगे, यानी लेक्चर का हिस्सा बन जाएगा ये क्विज, अलग से वो इंडिपेंडेंटली इसको अटेम्प्ट नहीं कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के क्विज
हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, आपको डेली बेसिस के ऊपर, ये खासतौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लाइव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेली बेसिस के ऊपर जो क्लास का टाइम है लगभग 9 बजे, ठीक है, उस वक्त रेडी रहना होगा। 9 बजे के करीब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आपने सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और आप रेडी टू गो हैं, आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम छोटे होते थे ना हम, तो हमारे घर के करीब एक वीडियो गेम सेंटर हुआ करता था, उसमें 5-6 गेम्स होती थी, वीडियो गेम्स आपने शायद देखी हो, वो हैंडल्स वाली, बटन्स वाली होती है, एक तो घर में होती है ना वो प्ले स्टेशन वगैरह, वो एक्सबॉक्स वगैरह, वो नहीं, वो तो मैं छोटा था, मुझे बड़ा शौक होता था, तो शौक होता था, पैसे नहीं होते थे, तो क्या करते गेम में जाके ना सिर्फ देखते थे कि गेम कैसे खेल रहे, आगे स्टेजेस कौन कौन सी आ रही है, कुछ लोग गेम खेल रहे होते थे और कुछ देख रहे होते थे, देखने वाले को भी इंजॉयमेंट फील होती थी, आगे स्टेजेस आ रही है, ठीक है, लेकिन खेलने वाले को ज्यादा इंजॉयमेंट। तो ये जो मेंटी होगा ना हमारा क्विज, इसमें भी हमारे 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होंगे, एक वो जो खेल रहे होंगे और एक वो जो सिर्फ देखेंगे। जो तो जिस टाइम पे ये लाइव क्विज कंडक्ट हो रहा है उस टाइम पे क्लास में मौजूद है या घर में उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया हुआ कि अभी लिंक आएगा और हम क्लिक करके पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो इसको खेल भी रहे होंगे साथ। लेकिन जो स्टूडेंट्स सुबह फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं सर सुबह उठा नहीं जाता, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है सर हम तो सारी रात पढ़ा है, ठीक है, फजर पढ़ के सोए हैं, 11-12 बजे उठेंगे, तो फिर वो खेल तो नहीं सकते लेकिन देख वो भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भला, सीख वो भी सकते हैं, और लेक्चर का हिस्सा बन जाएगा। डन। तो अभी मैंने आपके साथ 2 एडिशनल रिसोर्सेज शेयर किए हैं सिर्फ अभी तक। एक है हमारी ऐप छोटी सी, वो कौन बनेगा करोड़पति, और दूसरी कौन सी ऐप है, मेंटी। दोनों का मकसद क्या है, जो वो केबीसी वाली ऐप है उसका मकसद क्या है, आपको मेमोराइजेशन कंसेप्ट टेस्ट करना आपके लेक्चर के बाद कि क्या आपने अहम चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ से सारी सीख ली है। वो आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की तैयारी करवाएगी, और ये ऐप क्या करवाएगी, केस स्टडी की तैयारी करवाएगी, लेकिन ड्राफ्टिंग की नहीं, ड्राफ्टिंग को आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में। डन हो गया, चलिए आगे चलो। तीसरी चीज जो आपके साथ शेयर करनी है वो है हमारा, हम उसको बोलते हैं लेक्चर माइंड मैप। क्या बोलते हैं हम, लेक्चर माइंड मैप। देखिए एक तरीका पता क्या है, एक तरीका है थोड़ा सा पुराना। वो पुराना तरीका क्या है कि ये पीडीएफ सामने है, ये मैंने पीडीएफ को ओपन किया और आपको इसमें से पढ़ाना शुरू कर दिया, भाई ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है वगैरह। ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं। लेकिन इसमें आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन टू द पॉइंट नहीं होती, समरी नहीं होती, जिसे आप कहते हैं ना सर 2 हरफी बात बताएं क्या लिखा है, इतनी लंबी चौड़ी बात ठीक है, जरा मेन कंसेप्ट बताएं क्या है, ठीक है। आप ये सारी चीजें याद नहीं कर सकते, तो आप ये चाहते हैं सर समझ लिया हमने, क्योंकि किताब में जो लिखा होता है ना उसका मकसद होता है आपको कंसेप्ट बताना भी, कंसेप्ट समझाना भी। एग्जाम में कंसेप्ट टेस्ट करेगा, एक्सप्लेनेशन मूमी तौर पे आपको तो आईकैप के किसी भी पेपर में टेस्ट एक्सप्लेनेशन, ज्यादा डिटेल्स में टेस्ट डेफिनेशन की हद तक होती है, टू द पॉइंट आईकैप पूछता है चीजें, ठीक है। वो नहीं है 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया 15, हमारे आपको पता है 2, 3, 4, 5, 6 इस नंबर में आईकैप क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चा ये चाह रहा होता है सर ये किताब में सारी चीजें याद करनी है। एक एवरेज स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है क्या सर ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वन में जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा याद करना है। हम कहते हैं नहीं, इसमें से अहम चीजें याद करनी है। तो कहता है सर अहम चीजें बता दे कौन कौन सी है जो हमने याद करनी है। तो फिर क्या किया, जो इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से अहम चीजें ना उनका क्रक्स निकाल, मगज निकाला, समरी निकाली, और उसको हमने शक्ल दे दी एक माइंड मैप से। माइंड मैप क्या है, बेसिकली माइंड मैप है आपका डिटेल कंटेंट को समराइज्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ये होगा माइंड मैप। ये भाई ने तो अभी क्लास में लिखा है, ये आपको क्लास से पहले शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फिजिकल स्टूडेंट्स को भी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी। आपने करना क्या है, डेली बेसिस पे क्लास स्टार्ट होने से पहले उसको लिख लेना है। क्लास में आके बैठते हैं ना, तो लेक्चर स्टार्ट होने, आपके क्लास में बैठने से और लेक्चर स्टार्ट होने के दरमियान में बाज़ औक़ात 5-10 मिनट का फर्क होता है ना,
जिसमें आपने क्या करना होता है, मोबाइल निकाल के कभी सोशल मीडिया चेक करना है, कभी न्यूज़ चेक करने हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो आइंदा से वो काम नहीं करना। इस क्लास में क्या करना है आपने, माइंड मैप लिखना है। ये आपके अपने हाथ के बने हुए नोट्स तैयार हो जाएंगे बेहतरीन किस्म के। और अगर आप ये माइंड मैप लिख लेते हैं ना, किताब को सिर्फ पढ़ लें, फिर आपने याद किताब से नहीं करना, याद कहाँ से करना, माइंड मैप से काफ़ी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होता है सारा, टू दी पॉइंट चीज़ें होती हैं, याद करना, याद रखना, रिवाइज करना भी आसान हो जाता है। किताब को वक्तन फक्तन पढ़ते रहे रिवीजन के लिए, लेकिन जो याद करना है वो किससे करना है, फिर माइंड मैप से। ठीक है, तो आपको ये माइंड मैप, जैसे एक आपको शेप बता रहा हूँ रफ से, कोई इस तरह का माइंड मैप हुआ करेगा, इस तरह का मिलता जुलता। वो डिपेंड करता है कंटेंट पे, कभी एरो आ जाएंगे, कभी वो सिंबल्स होंगे कुछ, कभी कुछ स्ट्रक्चर कुछ होगा। यानी जो भी कंसेप्ट के लिहाज से जरूरी चीजें होंगी समझाने के लिए, उस तरीके से आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। आपने क्या करना होगा, इसको अपने पास नोट करना, और पूरा लेक्चर एक पेज के ऊपर आ जाया करेगा। यानी हमारा कंटेंट इतना होगा कि पूरा लेक्चर एक या आधे पेज के दरमियान में 50, 60, 70% ऑफ द पेज होगा रेगुलर पेज, उसमें आपका ये इंशाल्लाह पूरा कंसेप्ट, ये आपका पूरा लेक्चर है जो आज आपने पढ़ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ये 3 चीजें, तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये मैं आपके साथ 3 चीजें ही शेयर कर रहा हूं। डन जी, 3 चीजें, और हर एक का एक मकसद है। केबीसी का मकसद क्या है, एग्जाम कंसेप्ट रिवाइज करना इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर। मेंटी का मकसद क्या है, जो कंसेप्ट आपने पिछले दिन में पढ़ा है क्लास में अगले दिन उसकी केस स्टडी बेस्ड एप्लीकेशन। और फिर इसके बाद माइंड मैप का मकसद क्या है कि पूरा लेक्चर आपके पास आधे सफ़े में आ जाए, आधे पौने सफ़े में आ जाए, निमट जाए, आपके लिए याद करना आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप बुक को रीड तो करेंगे, लेकिन याद बुक से नहीं करेंगे। याद कहाँ से करेंगे, माइंड मैप से। काफ़ी होगा, बुक से करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। ठीक है, रीड कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह कभी लिखनी पड़ जाए तो लिख लें। ठीक है, अच्छा अब छोटा सा हम काम करते हैं, वो हम क्या कर रहे थे, क्विज कर रहे थे, ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि आप पहुंच गए हैं menti.com पे, ये कर लिया आपने, यहाँ पे पहुंच गए, शाबाश। आगे चलते हैं, ये हमारा पहला क्विज। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, आपके सामने भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, एग्रीड। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन मोबाइल पे डिस्प्ले होगा, जैसे मुझे दिखाइए अभी आपके मोबाइल पे क्या आ रहा है, कोई ना कोई रैंडम, हाँ उसने नाम आपसे पूछा, आपने अपना नाम लिख दिया होगा। कोशिश करें इसमें अपना CRN लिखें। ठीक है, ठीक है जी, पहुंच गए बिला, हाँ ये अपना CRN लिख लीजिए इसमें। जब आप एंटर करेंगे वो आपको बॉक्स में वो आपसे पूछता है कोड, और कोड के बाद कहता है आप अपना नाम बताइए, नाम में आपने CRN लिखना है। फिर इसके बाद ये क्विज स्टार्ट करूंगा मैं, तो आपके सामने ये क्वेश्चन इस वक्त, अगर ऑनलाइन कोई स्टूडेंट को ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया होता, अभी शेयर नहीं किया, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, शेयर किया ताकि वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या चीज़ है। कल से शेयर करेंगे हम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो स्टूडेंट भी इस वक्त उसके मोबाइल पे भी ये क्वेश्चन डिस्प्ले होता। अब ये क्वेश्चन अगर आप कंपेयर करें ना, इसकी लेंथ ही आपको बता देगी, भाई ये वो जो कल ऐप वाला क्वेश्चन था ना उससे लेंथ ही है, और ये सिनेरियो बेस्ड है। मैं चाहता हूं आप इसको समझे, फर्क क्या है, ये क्या है, सिनेरियो बेस्ड। वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, यूं समझ लीजिए उससे ज्यादा मुश्किल है, आसान अल्फाज में, क्योंकि केस स्टडी है कंपैरेटिवली शुरू में ज्यादा मुश्किल लगती है। इससे आपकी 2-3 स्किल डेवलप होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं बिला वजह कंप्लेन। आज सबसे अहम स्किल जो आप खुद 15-20 दिन बाद फेल करेंगे वो आपके रीडिंग पावर, क्योंकि टाइम होता है, टाइम बाउंड होता है क्विज, आपने उस टाइम के अंदर इसको पढ़ना भी है और फैसला भी करना है, सही फैसला ऑप्शन कौन सी है। तो इस पे और कुछ भी ना हो, आपको आपकी रीडिंग पावर इंक्रीज होगी। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, केस स्टडी का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, तो इससे आपकी रीडिंग पावर, लेकिन अभी फौरी तौर पे नहीं इंक्रीज होगी, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, 15 से 20 दिन के बाद आप खुद देखेंगे आपकी रीडिंग पावर इंक्रीज हो चुकी है। आपने इसको पढ़ा, क्या ऑप्शन है इसमें, ठीक है, और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन थी उसको सेलेक्ट कर लिया। ये तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अब इस क्लास अब होगी ना, उसमें मैं एक्सप्लेन किया करूंगा आपको कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी देखिए क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रीफली सिनेरियो बनाया है। एग्जाम का सिनेरियो इससे निस्बतन लेंथी होता है, लेकिन कंसेप्ट ये है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं। इसमें एक केस स्टडी के अंदर एक कंसेप्ट है, एग्जाम में एक केस स्टडी के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं। चलिए, अब आपके सामने आपके मोबाइल पे अभी या कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले होगा। मोबाइल से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, कंप्यूटर से भी अटेम्प्ट कीजिए। अब 25 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्या कह रहा है? डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है, शेयर होल्डर ने क्वेश्चन किया है कि भैया सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं एसेट। कौन फॉर विच कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। हाँ, गिवन कंटेक्स्ट के अंदर कैसे स्टीवर्डशिप रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये सारा केस किस कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है? स्टीवर्डशिप से। सही है फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कंसेप्ट पे कल ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई थी, लेकिन शायद आप इसको अटेम्प्ट कर लें। कह रहा है कि जो ऑडिट होता है, क्या इसका मकसद एक एक गलती ढूंढना है, चाहे 1 रुपए की भी गलती हो? नहीं, इसका मकसद ये नहीं है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये ओपिनियन देना है अपना कि वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। Small manufacturing company incorporated under the Companies Act was informed by legal advisor that financial statement must be annually. Management question: why audit is required even when shareholder trust the directors? अगर शेयर होल्डर को डायरेक्टर पे कोई भी शक ना हो, मतलब पूरा एतमाद हो, तो क्या फिर भी ऑडिट करवाना चाहिए? किस वजह से? लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से। शाबाश। अच्छा, मुझे बताइए स्टेटमेंट में कौन से ऐसे अल्फाज थे जिससे आपको पता चला कि लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ बात जा रही है? क्योंकि और भी तो एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से ऑडिट करवाया जा सकता है। क्वेश्चन में कौन से अल्फाज थे जिनसे पता चला इलीगल? कंपनीज एक्ट की वजह से, लीगल एडवाइजर्स की वजह से, और कहीं पे एक मस्ट का वर्ड भी यूज हुआ होगा शायद। हाँ, तो इन अल्फाज से हमें पता चला कि ये ऑडिट के उस मकसद की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में भी असिस्ट करना चाहिए। क्या ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए, उसमें मैनेजमेंट का साथ देना चाहिए? नहीं, वो तो ऑडिटर का काम नहीं है। वो किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। कह रहा है यही कंसेप्ट था। इसमें कौन सा कंसेप्ट? इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर ऑडिटर मैनेजमेंट के अंडर उसके इन्फ्लुएंस में काम करेगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं? मैं देखिए, कंसेप्ट टेस्टिंग आपका मकसद नहीं है आज का। अगर गलत भी कर दिया तो वैसे तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके साथ फेमिलियर कराना चाह रहा हूं आपको, अगर ऑलरेडी आपने इस ऐप को यूज नहीं किया तो। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ऑडिटर ने इन्वेंट्री में कुछ वीकनेसेस आइडेंटिफाई की
और ऑथराइजेशन में, और मैनेजमेंट को कुछ मशवरे दिए। अच्छा, वैसे तो ऑडिटर का मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, लेकिन अगर उसे कंपनी के सिस्टम में कोई कमी नजर आए तो वो मशवरा दे सकता है मैनेजमेंट को कि सर आप देखें, आपने तो हालांकि सैलरीज मैंने चेक कर ली है, सैलरीज आपकी ठीक है, लेकिन आप ना अटेंडेंस सिस्टम कैसे लगा रहे हैं रजिस्टर के ऊपर, ये तो सर बड़ा पुराना तरीका है। अब तो बायोमेट्रिक बेस में एम्प्लॉइज का टाइम इन और टाइम आउट रिकॉर्ड होता है। छोटी सी 20-25 हज़ार की मशीन लेके आए, जो एम्प्लॉय आए थंब स्कैन करे, अटेंडेंस लग जाए, आते हुए जाते हुए भी थंब स्कैन करे, अटेंडेंस आउट हो लग जाएगी। आपको मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये मशवरा ऑडिटर दे सकता है सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए? हालांकि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन मशवरा आपके ख्याल में दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। और ऑडिटर ने जो मशवरा दिया उसे कहते हैं रिकमेंडेशन। क्या ये भी एक फायदा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग हो जाती है ऑडिट का, ये तो फायदा होता ही होता है भाई। उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो भी इंप्रूव हो जाता है, ये भी फायदा है। तो बताइए अब ये केस किस वाले फायदे से रिलेट कर रहा है? कि इंप्रूविंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम थ्रू रिकमेंडेशन। और लास्ट, ये रहा क्वेश्चन। जी, बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, उसने कहा लोन बाद में मांगना, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लेके आओ। उन्होंने कहा सर रिकॉर्ड हमारा ठीक है, क्या जरूरत है इसकी? तो बताइए क्या जरूरत है? हाँ जी, ऑडिट करवाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी लेंडर और इन्वेस्टर्स के लिए भी बढ़ जाती है। उनको भी, शेयर होल्डर्स के लिए तो होती है, लेंडर्स जिसने लोन देना हो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के उसके मुताबिक लोन डिसाइड। क्योंकि आपने लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ के अंदर, कि जब लोन देते हैं तो फिर मॉर्गेज या चार्ज कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखवाना पड़ता है, चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है 100 मिलियन के एसेट्स और 200 मिलियन का लोन मिल जाए। अगर एसेट ही 100 मिलियन के हैं तो फिर चार्ज 100 मिलियन का करवा सकते हैं, तो लोन भी किस अमाउंट का मिलेगा? तो बैंक ये देखता है कि क्या जितनी अमाउंट का लोन लिया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उतनी अमाउंट की एसेट मौजूद है कि नहीं है। इन्वेस्टर वैसे तो दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इन्वेस्टर भी और लेंडर, लोन देने वाला भी, लेकिन इन्वेस्टर देखता है प्रॉफिट को और जो लेंडर है वो देखता है एसेट्स को। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आएंगे एंड में हमारी क्लास के टॉपर्स। नहीं देना आज? चले कोई बात नहीं, कह रहे आज नहीं सर कल से प्राइज मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज शाबाश मिल जाएगी। शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश, गुड। सेकंड पोजीशन किन की है? गुड। थर्ड, शाबाश। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपने देखा टाइमर लगा होगा, लगा होता है। तो जो स्टूडेंट सही आंसर करते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं, जो जल्दी आंसर करते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। इन भाईजान ने 5 सेकंड बाद आंसर किया, इन्होंने 10 सेकंड बाद आंसर किया, दोनों का ठीक था। पहली पोजीशन किसकी होगी? जल्दी, यानी आंसर करेक्ट के भी मार्क्स मिलते हैं और क्विक के भी मार्क्स। चलिए, बहरहाल ये था हमारा क्विज केस स्टडी की। इसका मतलब हुआ डेली लेक्चर के बाद हम हमारे सिस्टम में जो रिसोर्सेज अगर आप उनको यूज करते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर आपकी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो रही होगी, केस स्टडी की भी प्रैक्टिस हो रही होगी। लेकिन याद रखिएगा एक चीज मिसिंग है अभी, ड्राफ्टिंग। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। चलिए, अच्छा अब मुझे बताइए, आते हैं लेक्चर की तरफ। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। आपने रीड किया हो, इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट ऐसा है जो पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। कोई नहीं?
चलिए मैं खुद से फिर थोड़ा जज करता हूं, क्योंकि दो कंसेप्ट तो ऐसे हैं, एक मटेरियलिटी वाला कंसेप्ट, ये आपने इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, ये डिस्कस हो गया था, ये भी हो गया था, कन्फ्लिक्ट भी हो गया, डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव भी हो गया, फाइनेंशियल, हाँ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये टर्म समझ ले। दो टर्म मैंने आपको समझानी है, एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक मटीरियलिटी। मटीरियलिटी की टर्म तो बहुत अच्छी टर्म है ना, लेकिन एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आप अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के कोई असूल हैं या हर एक की मर्जी है जैसे मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं? ठीक है, इनकी मर्जी है, चाहे जो मर्जी फॉर्मेट यूज करें, कभी एसेट दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रेवेन्यू पर इन्होंने बनाया, रेवेन्यू पर एक्सपेंसेस नीचे, इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाई, एक्सपेंसेस ऊपर रेवेन्यू नीचे। मैंने पूछा ये क्या किया, कहने लगे सर मेरी इनकम स्टेटमेंट मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी बनाऊं। कैसे होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चूंकि यूजर्स के लिए बना रहे हैं, तो यूजर्स को तो पता होना चाहिए कि एक ही पैटर्न होना चाहिए ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। मैंने अगर दो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर खरीदने हैं, तो दोनों कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक जैसी बनी होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के कुछ असूल होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के कुछ असूल, उन असूलों को हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, उसे बोलते। ये आपने टर्म कभी सुनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या दुनिया में एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम, आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, आप कौन से वाले फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख रहे हैं? IFRS। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। और ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क है, सबसे ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क है प्रोबेबली IFRS। लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ यही एक फ्रेमवर्क है? जवाब है नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के कुछ और रूल्स भी हैं। जैसे टैक्स वाले भी तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, पढ़ा है आपने टैक्स में? उनके अपने रूल होते हैं, पता नहीं वो क्या पेमेंट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी। उनके डेप्रिसिएशन के भी अपने रेट होते हैं, ऐसा ही है। कोई फर्स्ट ईयर में कोई स्पेशल अलाउंस भी मिलता होता है, इनिशियल अलाउंस। अकाउंटिंग वाले कोई इनिशियल अलाउंस नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बहुत से रूल्स या फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक और फ्रेमवर्क मुझे याद आ रहा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बोलते हैं, शायद आपने सुना हो। एक और फ्रेमवर्क मुझे याद आ गया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो आपने नहीं सुना होगा। कैश बेसिस, कैश बेसिस का मतलब ये होता है रिसीट्स जितनी भी है वो रेवेन्यू और जितनी भी पेमेंट्स है वो एक्सपेंस है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो कैश बेसिस के ऊपर चल रही होती हैं। जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो खासतौर पे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे सारी नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो बजट, उनका बजट होना आपको पता है, पूरे साल का इतना बजट है, इतने पैसे आपको मिलेंगे और इतने खर्च करने हैं, वो नॉर्मली सीट है। तो बहुत सी बेसिस है, हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाते। सिंपल कंसेप्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? रूल जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। क्या दुनिया में कोई एक रूल है? नहीं, बहुत से रूल्स है। मिसाल के तौर पे IFRS सबसे बड़ा, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP गैप, टैक्स बेसिस, कैश बेसिस, ठीक है। मैनेजमेंट ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है तो वो सोचते हैं हम किसके लिए बना रहे हैं? शेयर होल्डर के लिए, IFRS होगा फ्रेमवर्क। FBR के लिए टैक्स बेसिस होगा। तो जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं उसे फिर कहते हैं हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया है कि हमने इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत से, उसमें से जिसको चूज कर लें वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल का मतलब है जो रेलिवेंट है, जो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। देखिए क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये टर्म भी अच्छी है, लिख ले इसको, इसको लिखे, ये बार बार आएगी। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, इसको TCWG भी बोलते हैं, इज इक्वल टू डायरेक्टर्स। डायरेक्टर को ना हम ऑडिट में डायरेक्टर ने कम कम ही बोलते हैं, ज्यादातर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स को हम? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ठीक है, ये आपने कैफ 4 में पढ़ा होगा ना, कंपनी लॉ में, या कैफ 7 पुराना पढ़ा हुआ कि एक होते हैं डायरेक्टर्स और फिर उनके नीचे होते हैं CEO, CFO वगैरह वगैरह। CFO होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, और चेयरमैन वगैरह वगैरह होते हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर, हम अपने ऑडिट में, लॉ में डायरेक्टर्स को डायरेक्टर बोलते थे, ऑडिट में डायरेक्टर को दोज चार्ज विद गवर्नेंस बोलते हैं। लॉ में CFO को CFO बोलते थे, यहां पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ CEO भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, यहां पे मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी लॉ के मुताबिक ऊपर डायरेक्टर, नीचे CEO CFO। ऑडिट में ऊपर कौन है? दोज चार्ज। डायरेक्टर्स के लिए हम क्या टर्म बोला करेंगे? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए TCWG भी लिख सकते हैं। और जो नीचे वाले लोग होंगे वो मैनेजमेंट। शाबाश। तो मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस में फर्क समझ आ गया? मैनेजमेंट किसको बोले? जैसे CEO CFO। और दोज चार्ज विद गवर्नेंस किसको बोलेंगे? डायरेक्टर्स को। बस इतना याद रखें, कोई जहन में सवाल आ रहा है तो उसको साइड में कर दें। ठीक है, चलिए मैं वो भी बता देता हूं। लॉ में CEO को डीम्ड डायरेक्टर समझा जाता है, लेकिन ऑडिट में याद रखेगा CEO को मैनेजमेंट का हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि वो मैनेज कर रहा होता है डे टू डे बेसिस पे कंपनी को। ठीक है, लॉ में जो जम्पशन होती है ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हिस्सा होगा, ऑडिट में ये जम्पशन नहीं होती। ऑडिट में हम CEO को किसका हिस्सा मानते हैं? तो मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस फर्क समझ आ गया आपको? इसलिए देखिए उसने दो टर्म यूज किए हैं डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब अब देखें, जब कभी मैं बोलूंगा ना मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब CEO CFO। जब बोलूंगा दोज चार्ज विद गवर्नेंस, डन जी। तो ये आगे उसने एग्जांपल दिया, IFRS गैप हो सकता है, बाज़ औक़ात लोकल रिक्वायरमेंट भी होती हैं। आपने पढ़ा होगा शायद कि पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना, तो वो 4th and 5th शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट उसको भी फॉलो करती है। ये इस तरह की बात पढ़ी है आपने कोई? हाँ, तो बाज़ औक़ात फ्रेमवर्क में लोकल रिक्वायरमेंट्स भी ऐड होती हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमने सिर्फ IFRS को फॉलो नहीं करना होता, बल्कि IFRS के साथ साथ हाँ लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। डन जी। फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया आगे मटीरियलिटी का कंसेप्ट। ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम कंसेप्ट है, सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बहुत ज्यादा। मुझे ये बताइए, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में जितनी भी चीजें, क्या एक एक लफ्ज पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है? कंसेप्ट सारे पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। आपके सिलेबस में जितने चैप्टर है, हर चैप्टर में जितने कंसेप्ट हैं, और एग्जाम में जितने कंसेप्ट टेस्ट हुए वो सारे पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन एक एक लफ्ज की रीडिंग करवाना मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो अहम नहीं है, अहम नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा, हमारे ऑडिट में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, ऐसा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है सेल्स की, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, परचेज को वेरीफाई करने पड़े। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी काउंट्स हैं, जैसे सेल्स, जैसे परचेज, जैसे पेरोल, जैसे रिपेयर एक्सपेंस, कैश एंड बैंक, डेटर्स, फिक्स एसेट, इन सब को वेरीफाई करना पड़ेगा। एग्रीड? लेकिन सवाल मेरा गौर से सुन के जवाब, सारा कंसेप्ट इसी सवाल में है। मैंने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए सेल्स को वेरीफाई करना है, मैं मानता हूं सेल्स के अंदर 5000 ट्रांजैक्शन है, कोई ट्रांजैक्शन लाखों की है, कोई हजारों की है, कोई सैकड़ों की है।
क्या मुझे सारी ट्रांजैक्शन 100% वेरीफाई करनी है, चेक करनी है? ये सवाल सोच के जवाब दीजिए। क्या मुझे सारी ट्रांजैक्शन चेक करनी है? सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करनी। क्यों नहीं करनी आपके? तो थोड़ा सा अगर गपशप हो जाए आपके साथ, कोई इतराज तो नहीं है आपको? जजमेंटल चीजें भी, ताकि पता चले आपकी सोच क्या रहे। क्या सारे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना जरूरी नहीं है? क्यों नहीं जरूरी? टाइम लिमिटेशन हो भाई, वो तो 2 साल लग जाएंगे एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने लगेंगे। टाइम बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता? बोर भी हो जाएंगे, शाबाश, हो कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आई कैप अगर 1960 से बना, उसमें जितने भी ऑडिट के क्वेश्चन है आप सारे प्रैक्टिस करवाएं, हमें ये तो जरूरी भी नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं आई कैप के पिछले 50-60 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपने करने हैं, क्या पास होने के लिए जरूरी है? अब नहीं सर ये तो टाइम वेस्टेज है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जरूरी भी नहीं है, सिलेबस भी ऊंच नीच हो चुकी है। तो उसमें से जो गैर अहम छोटे छोटे चीजें हैं ना वो रहने दें, जो अहम सवाल है वो करवाए ना हमसे, लॉजिकल भी यही है। तो इसीलिए याद रखिएगा बहुत अहम असूल कि हम अपने ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं, अकाउंट हर एक वेरीफाई करेंगे। यानी अगर आप कहें ना सर सेल्स को वेरीफाई किए बगैर बाकी अकाउंट्स वेरीफाई कर ले चलेगा, कहूंगा नहीं, अकाउंट सारे वेरीफाई करने हैं, चाहे वो इनकम का हो, एक्सपेंस का हो, एसेट्स का, लायबिलिटी, लेकिन हर अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी वेरीफाई नहीं करनी, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। कभी कभी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड, जैसे एक अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो शेयर कैपिटल में 2 ही ट्रांजैक्शन है, हमने कहा नहीं उनमें से भी एक करेंगे क्योंकि सारी करना लाजमी नहीं, लाजमी नहीं है, लेकिन अगर 2-4 ट्रांजैक्शन हो तो बड़ी बड़ी तो कर लें, कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन 12 लाजमी नहीं। तो मुझे बताइए क्या सेल्स में सारी ट्रांजैक्शन को मैं वेरीफाई करूं, या जो बड़ी बड़ी और अहम है उनको वेरीफाई करूं और जो छोटी छोटी कम अहम है उनको रहने दो? बड़े बड़े तो जो बड़ी बड़ी और अहम ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं हम मटेरियल, और जो छोटी छोटी कम अहम ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इममटेरियल। इममटेरियल। छोटा था ना आपकी एज में तो वही शौक मुझे भी थे जो आपको हैं, तो मूवी भी देखता था, तो एक मूवी में एक डायलॉग था वो हमेशा मुझे याद आता है, मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर करता हूँ, कि उसमें एक बंदा दूसरे से कहता है कि हीरो का कारोबार करने वाले लकड़ी के डब्बों की परवाह नहीं करते। आप इस असूल से एग्री करते हैं क्या? तो याद रखिए हमारे सामने जो भी अकाउंट आता है ना, जैसे सेल्स का है, जैसे परचेज का है, उसमें हीरे भी पड़े होंगे, हीरे वाली ट्रांजैक्शन भी होंगी और कोयले वाली ट्रांजैक्शन भी होंगी। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? अगर तो आपके पास टाइम खुला है फिर तो चाहे सारी कर ले, मेरे को कोई इतराज नहीं है, लेकिन मम्मी तौर पे इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड ने रिक्वायर्ड नहीं किया हर ट्रांजैक्शन को। स्टैंडर्ड ने किस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना रिक्वायर्ड किया? जो अहम है, उनको क्या नाम दिया? मटेरियल। अगला सवाल मेरा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल है, कौन सी इममटेरियल? अमाउंट डिसाइड करेगी और रिस्क डिसाइड करता है। अभी मैं सिर्फ अमाउंट के ऊपर आ रहा हूं, रूल लिख लें, मटेरियल इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट। मटेरियल इज इक्वल टू, मटेरियलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया भाई? अहम ट्रांजैक्शन, अहम ट्रांजैक्शन उसने डेफिनेशन में बताया होगा, यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करते ब्ला ब्ला, छोड़े उसको, वो रट्टे के लिए होती है चीजें। 5% यानी जितना प्रॉफिट है उसका 5% लीजिए, जो जो ट्रांजैक्शन इससे ऊपर है और जो इससे नीचे है, ये है मटेरियलिटी का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट एंड पे जाके ना रिपोर्टिंग हमारे बड़ा काम आता है। समझ आ गई बात की? आगे वो एग्जांपल आपको दे रहा है, कह रहा है एक कंपनी है, उसका फर्ज कीजिए जो एसेट्स है या प्रॉफिट है 1 मिलियन है, समझिए उसके प्रॉफिट कितने हैं? 1 मिलियन है। इसको एसेट की बजाय समझे क्या लिखा हुआ है? 1 मिलियन प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1 मिलियन, इसको एसेट की बजाय काट के प्रॉफिट लिख ले। हालांकि एसेट भी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ लेके नहीं जाना चाह रहा आपको, स्टार्ट में सिंपल। बताइए
इसमें 100 रुपीज की ट्रांजैक्शन है, मटेरियल के इमटेरियल, कैसे पता चला? 5% से कम है। और 200,000 की कैसे पता चला? तो इससे पता है क्या, आपका बहुत सा, अगर आपको मटेरियलिटी का कंसेप्ट आता है, आपको बहुत सा टाइम बच गया, आपकी जिंदगी आसान हो गई, वरना हर ट्रांजैक्शन चेक कर रहे होते। समझे? तो ये मटेरियलिटी, ये मैजिक फिगर लाजमी याद रखनी है आपने। कौन सी? 5% ऑफ मटेरियलिटी इज इक्वल टू, बाकी तो हमने किया ये हुआ था। चलिए अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम छोटा सा लर्निंग, क्योंकि मैंने आपके साथ सोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाने थे, मुझे अंदाजा था, इसलिए मैंने ज्यादा चीजें नहीं आज के लेक्चर में प्लान की। शुरू में आपको तो वैसे ही थोड़ा ना बेस बननी होती है, स्टार्ट स्लो होना चाहिए ताकि बेस अच्छी बन जाए। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हम स्लो मोशन में चलें। स्लो मोशन से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी, ताकि अंडरस्टैंड करें। मैंने को बताया था ना, अकाउंटिंग होती तो शायद मैं पहले, मुझे पता होता आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, पहले दिन ही मैं इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच जाता। लेकिन ऑडिट में पहले बेसिक लेवल, महीना बेसिक चलेगा, उसके बाद अगला महीना चलेगा हमारा इंटरमीडिएट, और फिर 2 महीने चलेंगे हमारे एडवांस। बहरहाल आगे चलते हैं। मेन पार्टीज इन ऑडिट। भाई ऑडिट में कितनी पार्टीज हैं? 3 पार्टीज हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट है, ऑडिटर है, यूजर, जिसे शेयर होल्डर भी कहते हैं। यूजर जेनेरिक टर्म है, शेयर होल्डर उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। मैनेजमेंट का रोल क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है। ऑडिटर का रोल क्या होता है? उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करनी है, एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग करनी है, और फिर अपना एक ओपिनियन देना है, फैसला देना है। क्या फैसला या ओपिनियन देना है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या ऑडिटर का। शेयर होल्डर का टास्क रोल क्या होता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे उन्होंने डिसीजन करने। आपके ख्याल में शेयर होल्डर्स क्या डिसीजन करता है? शेयर होल्डर्स क्या डिसीजन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के? कि शेयर्स को खरीदे या ना खरीदे, बेचे। ठीक, ये फैसला। बेडन, आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़नी है। इस पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, रिलैक्स हो जाए। मैनेजमेंट की पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं? मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मैनेजमेंट ने टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ही बनती है ना। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना है। अच्छा, अगर कोई फर्ज करे, एक स्टूडेंट एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देता है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आधे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ये लिख देता है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, हालांकि आईएफआरएस में और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फर्क है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक समझ लीजिए जेनेरिक टर्म है, आईएफआरएस स्पेसिफिक एग्जांपल है। लेकिन स्टूडेंट आईएफआरएस लिख दिया, मैं उसको पूरे नंबर दूंगा, क्योंकि कंसेप्ट ठीक है, उसका अल्फाज फर्क है, कंसेप्ट ठीक है। आपको याद है ना, कल भी बताया था, ऑडिट में अगर आपके अल्फाज फर्क हो, कंसेप्ट ठीक हो, नंबर पूरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो कंसेप्ट अगर आधा लिखा, आधे नंबर, कंसेप्ट पूरा लिखा, अल्फाज फर्क थे, फिर कितने नंबर मिलेंगे? पूरे नंबर। एग्री करते हैं? अच्छा, मैनेजमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करनी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप, डिजाइन, इंप्लीमेंट करना होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल, जैसे मुझे बताइए, एक कंपनी ऐसी है जो एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मार्क करती है, दूसरी कंपनी एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मार्क नहीं करती, किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है? जो करती है।
और किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है? तो जिसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, आपके ख्याल में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसी ठीक होंगी कि एक ही बेहतर होंगी? जिसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर, उसका रिजल्ट भी बेहतर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका रिजल्ट है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंपनी का प्रोसेस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? प्रोसेस अच्छा हो तो रिजल्ट भी अच्छा होता है, प्रोसेस वीक हो तो रिजल्ट भी बुरा। एक कंपनी हर महीने स्टॉक काउंट करती है इन्वेंट्री का, दूसरी कंपनी सिर्फ साल के एंड पे करती है। किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है? वीक किसका है? जो साल बाद करते हैं। किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है? हर महीने करती है। अब मुझे बताइए, किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की में इन्वेंट्री ज्यादा मिस होने का चांस है? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कंपनी का प्रोसेस यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक होंगी। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलती का चांस बढ़ जाएगा। भी एग्री करते हैं? तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल अल्टीमेट रिजल्ट आउटकम यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जिम्मेदारी है, और वो प्रोसेस जिससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, वो प्रोसेस भी बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो भी है। उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम अपने ऑडिट? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए बगैर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, एक ने बीआरएस बनाई पहले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जानते हैं ना क्या होती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। बताइए किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है? जो बीआरएस बना रही है, क्योंकि इससे जो एडजस्टमेंट होगी, कोई एरर मिशन होगी, वो एडजस्ट हो जाते हैं। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक होगी। जिसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक। जिसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गलत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और अगर ऑडिटर ऑडिट के दौरान में सवाल जवाब पूछे, क्या वो सवाल जवाब बताना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं? तीसरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की? ऑडिटर को सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर ऑडिटर खुद से सारी बातें बताओ, अगर ऑडिटर पूछे उसे एडिशनल मजीद बातें पूछे, मजीद बातें बताओ। अगर ऑडिटर कहे मैंने आपके एम्प्लॉय से मिलना है, तो मैनेजमेंट क्या कहे? मिलवाए कि ना मिलवाए? ठीक है। अब एक प्रोसीजर भी आपको साथ साथ बता रहा हूं। सैलरीज की वेरिफिकेशन कर रहे थे, पेरोल की वेरिफिकेशन, पता चला पिछले साल की निस्बत इस साल सैलरीज एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। ऑडिटर ने कंपेयर किया पिछले साल के सैलरी एक्सपेंस को इस साल के साथ कंपेयर करना चाहिए, पता चला इस साल सैलरीज एक्सपेंस 30% बढ़ गया। ऑडिटर भागा भागा मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट से कहने लगा सर क्यों बढ़ा है? मैनेजमेंट ने कहा हम नहीं बताएंगे। क्या मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रही है? किस रिस्पांसिबिलिटी की वायलेशन है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऑडिटर ने कहा नहीं आपकी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने कहा अच्छा समझ गए, हम जिम्मेदारियां बताते हैं हम आपको। सर बोनस दिया है ईद पे, क्या ऑडिटर मान ले? हर चीज को वेरीफाई करना, हर चीज को वेरीफाई करना है। हमारे आर्ट में एक कहावत है, इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी वेरीफाई। सिर्फ अल्लाह ताला पे एतबार करना है, किसी इंसान पे एतबार वेरीफाई करना है। हमने अपने प्रोफेशन में किसी इंसान पे एतबार नहीं करना। अगर दोस्त हो बचपन का, नहीं बोले नहीं एतबार करना, दोस्त हो बचपन का, अपने प्रोफेशन की हद तक बात कर रहा हूं, पर्सनल लाइफ का मेरे कोई लेना देना नहीं है। जिस पे मर्जी एतबार करे, जितना मर्जी लोन दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेशन में किसी पे एतबार, बचपन का दोस्त हो एतबार नहीं करना, भाई हो नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑडिटर ने कहा मैं तो वेरीफाई करूंगा आपकी बात को, मैं तो आपकी बात को वेरीफाई करूंगा। देखा नोटिफिकेशन इंक्रीमेंट का लगा हुआ था, उसमें 20% इंक्रीमेंट था। ऑडिटर ने कहा देखा पकड़े गए ना, कमीशन एक्सपेंस बढ़ा 30% से, इंक्रीमेंट लगा 20%, बाकी 10% किधर है?
वो क्यों बढ़ा वो बताओ। उसने कहा हाँ हमने 5 एम्प्लॉइज नए हायर किए हैं। अब ऑडिटर कह रहा है मुझे इनसे मिलवाओ। मैं देखो जेन्युइन है, कहीं फेक तो नहीं है। क्या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है मिलवाना? कहाँ लिखा है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे और एविडेंस लेने के लिए अगर कुछ लोगों से मिलना उनसे भी मिलवाए। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई 3। कौन कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी बोले? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल। फिर से बोले कौन कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। क्या ऑडिटर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? यस है ना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। ये तो आपको पता चल गया होगा। अच्छा ये क्यों नहीं लिखा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट? ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इमटेरियल थोड़ी हम चेक करते हैं। अभी मटेरियलिटी का कंसेप्ट, मटेरियल मिसस्टेट। अच्छा ये रीजनेबल, एक होता है रीजनेबल, एक होता है एब्सोल्यूट। 2 टर्म्स हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट, गारंटीड। रीजनेबल का मतलब होता है नॉर्मली। मुझे बताइए ऑडिटर जो काम करता है वो एब्सोल्यूट लेवल पे, गारंटीड लेवल पे काम करता है कि सर मेरे से काम का गारंटी है एक भी गलती नहीं होगी, या रीजनेबल लेवल पे काम कर? रीजनेबल का मतलब क्या होता है कि देखिए सर 95% तक लगभग समझे कि काम ठीक है, 5% इंसान है, इंसान खता का पुतला है, छोटी मोटी गलती हो ही सकती है। ठीक। अब मैं कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी आपके सिलेबस में सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ाऊं, लेकिन इंसान हूं, खता का पुतला। हो सकता है मैं कभी कहूं कि ये कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे और बाद में मैं भूल जाऊं, और वो कंसेप्ट आपको ना पढ़ा सकूं। किताब में आया हुआ है कंसेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 आया है, मैंने कहा ये अभी नहीं पढ़ना, कभी कभार ऐसे हो सकता है, वो एंड में पढ़ेंगे और एंड में मैं भूल जाऊं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो एक आधा कंसेप्ट अगर हुआ, आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, महीना पहले आपने फ्री कर दिया, महीना हमारे पास है, अब तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या कि आपकी जान खा लेंगे कि आप लेक्चर करवाएं, तो जान नहीं छोड़नी हमने, गलती बाद में पकड़े कोई बात नहीं, ठीक कर ले। वरना एक ही कंसेप्ट, कोई बात नहीं सर हम खुद भी पढ़ लेंगे, इतना ऑडिट पढ़ा है, खुद भी पढ़ लेंगे, उस वक्त समझ नहीं आई लेकिन अब तो पूरा ऑडिट पढ़ लिया। क्या इसका ये मतलब है अगर मैंने फर्स्ट कीजिए 150 कंसेप्ट है, सिलेबस में 2 कंसेप्ट नहीं करवा सका, क्या इसका ये मतलब मैंने अपना हक अदा नहीं किया? वैसे नहीं किया, असूली तौर पे मुझे करना चाहिए सारा। लेकिन मुझे बताइए, क्या आप ये कहेंगे नहीं सर जी अब आपको क़यामत वाले दिन देखेंगे, हम पकड़ लेंगे अब आपको, आपने ऐसे? हमारा प्रोफेशन क्या कहता है? रीजनेबल लेवल पे देखो, एब्सोल्यूट लेवल पे, यानी हम अपने काम की 100% गारंटी नहीं देते अपने क्लाइंट को। यानी इसका मतलब समझे, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें और अगर आपने 100 ऑडिट किए हैं तो उसमें से 1-2 ऑडिट में ऐसा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देने के बाद भी उसमें कोई मिस स्टेटमेंट आ जाए। इस लाइन का मतलब यह है ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ऑब्टेन करता है, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट करता होता तो फिर इसका मतलब यह होता 1 रुपए की भी गलती कभी ना आती। लेकिन ऑडिटर क्या करता है? डॉक्टर भी क्या करता है? क्या हर मरीज जो डॉक्टर के पास जाता है वो वापिस भी आता है घर? लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं? अगर एक डॉक्टर 100 मरीज गए, 95 वापिस आ गए, 5 आगे निकल गए, तो क्या इसका ये मतलब आइंदा डॉक्टर के पास ना जाए? नहीं, इसका मतलब कि वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है अपने काम, एब्सोल्यूट नहीं। हम भी इसी तरह रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस समझ रहे हैं? एब्सोल्यूट का मतलब क्या? गारंटी, 100% एक्यूरेसी, कोई नहीं कर सकता अपने काम, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। ये तो हमारे ऑडिट में उसने सिर्फ वर्ड यूज किया है ना, असल में ये कंसेप्ट दुनिया के हर प्रोफेशन में है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन अपने काम की 100% गारंटी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। डन जी। तो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी के इसमें 2 अल्फाज सबसे अहम है, ये अगर आपने लिखे डेफिनेशन कंप्लीट, वरना डेफिनेशन का 0 नंबर। एक लफ्ज है रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा लफ्ज है मटीरियल। अच्छा, जब ये एश्योरेंस का मतलब है वेरिफिकेशन कर लेगा, जब रीजनेबल वेरिफिकेशन कर लेगा तो फिर घर बैठ जाएगा कि रिपोर्ट देगा? यहां पे वो कह रहा है मैं काम करूंगा और फिर उस काम की रिपोर्ट दूंगा, ऑडिटर कह रहा है। उस रिपोर्ट में तो बहुत सी चीजें होंगी, सबसे अहम चीज क्या होगी?
ओपिनियन। अगर चेकिंग के बाद पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो हम जो ओपिनियन देते हैं वो कौन सा होता है? और अगर पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये टर्म फिर कभी मजीद डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इनको याद कर लें। डन? अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। डन? ये आर्टिकल की जिम्मेदारी समझ आ गई? रीजनेबल एश्योरेंस का कंसेप्ट समझ आ गया? 100% गारंटी नहीं है। मटेरियल का मतलब समझ आ गया? इमटेरियल नहीं है। और फिर जब ऑडिटर एश्योरेंस कर लेगा यानी वेरिफिकेशन कर लेगा, चेकिंग कर लेगा, तसल्ली कर लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक हो गई है, फिर उसके बाद क्या करता है ऑडिटर? रिपोर्ट देता है। किसको रिपोर्ट देता है? शेयर होल्डर्स को। उस रिपोर्ट में क्या होता है? ओपिनियन। ओपिनियन या तो अनमोडिफाइड होगा या मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब होगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मॉडिफाइड कब होगा? फाइनेंशियल में गड़बड़ होगी। ऑडिट रिपोर्ट दी, एक कंपनी की शेयर प्राइस गिर गई, ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन था? जाहिर है किसी गड़बड़ की निशानदेही करता है। इन्वेस्टर कहता है भागो इस कंपनी से जिसमें गड़बड़ है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर और यूजर, तीसरी पार्टी कौन से थे? इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई आपने ना एक ही काम, शेयर होल्डर तुमने करना कराना कुछ नहीं है, बस एक काम करना है कि हमारे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार ना होना। क्योंकि ये भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमूमी तौर पे टेक्निकल लोग होते हैं, ऑडिटर मैनेजमेंट भी, ये टेक्निकल लोग नहीं होते, तो इनको ना पता नहीं चलता। मैनेजमेंट के काम समझते हैं ऑडिटर कर रहा है, ऑडिटर के काम समझते हैं मैनेजमेंट कर रही है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? कि शेयर होल्डर या यूजर ऑडिटर के बारे में गलत फहमी का शिकार हो। किस गलत फहमी का? वो समझते हैं कोई काम ऑडिटर करता है हालांकि काम ऑडिटर, यानी अगर शेयर होल्डर को क्लियरली नहीं पता कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, वो इनको मिक्स कर देता है। मैनेजमेंट वाले काम समझता है ऑडिटर करता है, ऑडिटर वाले काम समझता है मैनेजमेंट करता है, तो हम क्या कहेंगे? इसको क्या बीमारी है? इसके एक्सपेक्टेशन गैप की बीमारी है। ठीक है? अमूमी तौर पे ना मैनेजर ऑडिटर का एज पर लॉ, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल होता है ये, और मैनेजमेंट समझती है ये है हायर। एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर का है वो, और जो हायर लेवल है वो, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन गैप। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट समझता है पास करवाना उस्ताद ने, ये एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की, क्या पास करवाना है उस्ताद ने। उस्ताद को पता है भाई कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, मेरा काम सिर्फ तैयारी करवाना है, सिलेबस के सारे कंसेप्ट समझाना है, उसकी प्रैक्टिस करवाना है, ये है मेरा एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट क्या समझ रहा है? पास करवाना। ये जो डिफरेंस स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन लेवल हाई है ना, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? तो जब यूजर भी ऑडिटर, आम यूजर, आप नहीं, आप तो पढ़े लिखे, आप तो पढ़ रहे हैं ना, आप एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार नहीं होंगे, आम यूजर एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार होता है। ये आईफैक ने हमें रिसर्च करके बताया, इंटरनेशनल बॉडी आईफैक वाले। जैसे एग्जांपल ना हो जाए कुछ, एक्सपेक्टेशन गैप पता चल गया ना, यूजर कुछ और समझ रहा है, ऑडिटर कुछ और करता है, ये डिफरेंस क्या है? एग्जांपल क्या है? यूजर समझता है ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताइए सही है कि गलत है? इसीलिए तो एक्सपेक्टेशन गैप है। स्टूडेंट कहने लगा सर आपने किताब में गलत लिखा हुआ है, ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंस, ऑडिटर तो नहीं करता, तो आपने क्यों लिखा? मैंने कहा भाई वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये गलत है, इसे गलती के तौर पे लिखा, समझ? असल सिचुएशन रियलिटी क्या है? मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करता है, गलत है ना? रियलिटी क्या है? फैक्ट चेक। ऑडिटर तो सैंपल बेस पे काम करता है, वो कुछ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके टेस्ट करता है, सारी ट्रांजैक्शन को नहीं करता, सिलेक्शन बेसिस पे काम होता है। अगली मिसअंडरस्टैंडिंग, यूजर समझता है ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, रिजर्व एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा, यूजर समझता है ऑडिटर सारे के सारे एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो
एरर और फ्रॉड, सारे के सारे फ्रॉड प्रिवेंट, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रॉड को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। हम फ्रॉड को, मुझे बताइए किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ, सीएफओ फ्रॉड कर रहा था, बताइए डायरेक्टर को फांसी लगे कि ऑडिटर को लगे? डायरेक्टर को। ऑडिटर अगर साबित हो जाए वो भी मिला हुआ था तो उसको भी लगे, वरना उसकी जिम्मेदारी नहीं है प्राइमरी। ऑडिटर की कभी जिम्मेदारी होगी, कभी नहीं होगी। अगर कंपनी में फ्रॉड होता है ना, सूल याद रखे, मे बी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो, मे बी ना हो, वो डिपेंड करता है वो इन्वॉल्व था कि नहीं, उसे पता था कि नहीं, उसने सही काम किया कि नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर, वो हर सूरत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ रहे हैं? फ्रॉड, तो फ्रॉड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर सम टाइम होता है रिस्पॉन्सिबल, सम टाइम नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट ऑल द टाइम होते हैं। तो यहां पे अगर वो ये कहे कि ऑडिटर हमेशा फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। मुझे बताइए, कल और आज के लेक्चर के बाद इतना तो आपको समझ आ गया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग कंसेप्ट है, इंटरनल कंट्रोल अलग कंसेप्ट है। इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस का नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके रिजल्ट का, अल्टीमेट आउटकम का नाम है। हम किस चीज पे ओपिनियन देते हैं? इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन, हाँ रिकमेंडेशन दे देते हैं। रिकमेंडेशन अलग है, ओपिनियन अलग है, ये टेक्निकल टर्म्स है, कभी बाद में समझेंगे। रिकमेंडेशन है चलते चलते मशवरा दे दिया, दिया दिया ना दिया ना सही। ओपिनियन लाजमी देना होता है। डन? कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी? ये था हमारा आज का लेक्चर। तो बताइए, आज के लेक्चर में एक तो हमने सीखा, 3 रिसोर्सेज हमने अपने कोर्स में ऐड किए हैं, एक केबीसी, मेंटी, और तीसरा कौन सा? माइंड मैप। ये आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम डेली शेयर करें। और आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? तीन पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी 3 पार्टीज ऑडिट में है? मैनेजमेंट, ऑडिटर, यूजर यानी शेयर। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रीजनेबल एश्योरेंस, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक्सप्रेस ओपिनियन, जो अनमोडिफाइड भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी। सब कुछ ठीक तो अनमोडिफाइड, गड़बड़ तो मॉडिफाइड। और यूजर्स क्या है? एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार ना हो भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दे अपनी। और यूजर किस किस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं? यूजर क्या समझ रहे होते हैं? ऑडिटर फाइनेंशियल में प्रिपेयर करता है, नहीं करता। सारी ट्रांजैक्शन चेक करता है, नहीं करता। फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं होता। एब्सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, नहीं करता। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देता है, नहीं देता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें पता है किसने बताई है? आईफैक ने, रिसर्च करके। हमें कैसे पता चला कौन सी यूजर ने? आईफैक। डन जी? कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी आज की? चलिए जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कल हाँ सच याद आ गया, रिजल्ट से पहले हफ्ता को क्लास नहीं हुआ करेगी हमारी, तो कल हमारी क्लास नहीं है। रिजल्ट से पहले हफ्ते को, रिजल्ट से पहले हम करेंगे याशी। हफ्ते को हमारी क्लास, ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी टीचर्स की नहीं। रिजल्ट के बाद आप भी सीरियस हो जाएंगे, हम भी सीरियस हो जाएंगे। उसके बाद फिर सैटरडे को भी क्लास हुआ करेगी। रिजल्ट से पहले 5 डेज अ वीक, रिजल्ट के बाद 6 डेज। तो कल क्लास नहीं है हमारी, नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे को। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।